रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम पहुंचे हुए नानुमता विधानसभा क्षेत्र में। आज के मेहमान हैं हमारे साथ गोपाल सिंह राणा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो हैं। लगातार 2000 से 2012 तक लगातार कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतते आए और इस बार जब चुनाव हुआ था, इस चुनाव में भी बम्पर जीत दर्ज की थी इन्होंने। जबकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड के अंदर सरकार बनी थी, उसके बावजूद भी नानुमता विधानसभा क्षेत्र में अपनी बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई थी। क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं, विकासकारी योजनाओं से जुड़े रहते हैं, काम करवाते हैं क्षेत्र में। आज के मेहमान हैं हमारे गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा जी, सबसे पहले पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गोपाल सिंह राणा जी, हम विकास को लेके तो बहुत सवाल करते हैं, लेकिन आज हमारे सवाल कुछ दूसरे होंगे। आज हम विकास की बात ही नहीं करेंगे। आज हम सबसे पहला सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि जब कोई जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुन के विधानसभा या संसद में जाता है, और संसद एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा मंदिर है, और कुछ समय से हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर जितनी सीमाएं सारी लांघ ली जाती हैं, जो मानवता की सारी सीमाएं, उन्हें तार तार कर दिया जाता है। और वो चीज़ें जब जनता देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। ऐसी क्या वजह है कि जो इतना बदलाव आ गया है कि संसद के अंदर लोग अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल लोकतंत्र का हिसाब कुछ और हो गया है। आजकल लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, और सरकार नहीं चाहती, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, वो नहीं चाहती हैं कि सत्र ज़्यादा खींचे। विशेषकर जो हमारी राज्य सरकारें हैं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि सत्र लंबा खींचना चाहिए। जबकि नियम में ये है कि कम से कम एक साल में 60 दिन का सत्र चलना चाहिए। क्योंकि सरकार चाहती है कि जितना लंबा सत्र खींचेगा, जितना समय पर सदन चलेगा, उतने मुद्दे हर दिन उठ के आएंगे। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे और भी भूमि का मुद्दा हो, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं में लेके आते हैं, तो सरकार को उसमें जवाब देना पड़ता है। तो सरकार बचती है जवाब देने से। तो चाहती है सरकार कि मुद्दे नहीं आए, तो सरकार गिरती है, जवाब नहीं दे पाती, उनके पास जवाब नहीं होते। इसलिए सरकार चाहती है कि कम से कम दिन में सत्र निपट जाए। इस बार यही हुआ। इस बार सरकार 2 दिन चाह रही थी कि एक दिन तो हमारा जो चंद्र रामदास जी थे, वो उनका देहांत हो गया था, उनका शोक का दिन था। उस दिन तो शोक का दिन था, तो शोक संवेदना व्यक्त की गई। लेकिन सरकार दूसरे दिन 6 तारीख को ही सदन समाप्त करना चाहिए। लेकिन हम सीढ़ी में बैठे आंदोलन किया कि सत्र को कम से कम 8 तारीख तक चलाया जाना चाहिए। उस रात को जन्माष्टमी थी, 8 तक चला जाना चाहिए था। तो हमने मुद्दा रखा है पूरा विपक्ष एक साथ, उन्होंने 8 तारीख को चलाया। तो कम से कम जनता के जो मुद्दे थे, जनता की जो समस्याएँ थी, वो सदन में उजागर हुई। तो ये क्योंकि सरकार कभी कभी ऐसा होता है। गोपाल जी, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले जब जनप्रतिनिधि चुन के जाते थे, विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, पहले जब जनप्रतिनिधि चुन के जाते थे तो वो क्षेत्रीय समस्याओं को सामने रखते थे। मान लीजिए कि किसी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, और जो विपक्ष की पार्टी होती थी तो वो अपने मुद्दे विधानसभा में जाके रखती थी, और सरकार बड़े उसको ध्यान से सुनती थी, तो लोगों की समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन अब कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि अपनी पर्सनल बातों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जनता के मुद्दों को अनदेखा किया जाता है। और ऐसा केवल उन्हीं राज्यों में नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वहां की भी बात है जहां कांग्रेस की सरकार है। और बहुत सारे मुद्दे जो जनता के छूट जाते हैं, तो जनता एक बहुत विश्वास से एक जनप्रतिनिधि को चुन के विधानसभा भेजती है, तो वहाँ जाके अगर जनता की बात नहीं होगी, लोग अपनी पर्सनल बातों को आगे रखेंगे, तो फिर क्षेत्रीय विकास कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज वातावरण बिल्कुल बदल चुका है। चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, आपस से मान मर्यादा जैसी चीज़ नहीं रही है। आज दिन हंगामा, छोटी छोटी बातों को लेकर के हंगामा, सदन में व्यवधान डाल, इस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार स्वयं ऐसा वातावरण बनाए जिससे हंगामा ना हो।
जवाब दे, सही ढंग से उत्तर दे, उसका सब समस्या का समाधान करे, ऑटोमेटिक हंगामा नहीं होगा। जब सरकार जवाब से बचेगी, सरकार जवाब देना नहीं चाहेगी, तो देखिए विपक्ष का काम हंगामा करना होता है, मतलब विरोध करना होता है। वास्तव में जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो उत्तराखंड की जो पहली निर्वाचित विधानसभा थी 2002 की, उसमें बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे, वो सदन में अपनी बात रखते थे, वो चीज़ अब नहीं निकाली। उसमें देखिए नारायण तिवारी नेता सदन हुआ करते थे, इंदिरा हृदय जी बहुत वरिष्ठ सीनियर लेजिस्लेचर हुआ करती थी, काशी सिंगारी हुआ करते थे, भगत सिंह कुशवाहा हुआ करते थे, आपके काशी सिंह और मुन्ना सिंह चौहान बने थे, और जो हमारे चाहे अजय भट्ट हो, चाहे प्रकाश पंत हो, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे लेजिस्लेचर जो थे, वो सदन में वो सुनने में अच्छा लगता है। आज वो बात नहीं है। सर, जनता के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में घास उगाती है, वहाँ टीचर जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं वहाँ बच्चे ही नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं, मैंने देखा है, कुंवरपुर ससिया ग्राम सभा है, तो वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे केवल 4 बच्चे हैं। तो हॉस्पिटल है जहाँ पे एक्सरे मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, वहाँ पे ओपीडी नहीं है। मतलब छोटी छोटी समस्याएं जो आम जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है लोगों की, जो आम मिडिल क्लासेस लोग हैं, तो ये छोटी छोटी परेशानियों के लिए आम जनता सड़कों पे आ जाती है। तो ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता है, जबकि इतने विश्वास से ये लोग चुन के विधानसभा पे भेजते हैं? क्योंकि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वो काम करे और विपक्ष की पहली जिम्मेदारी है कि इन समस्याओं को विधानसभा में उठाए। देखिए, मेरा कहना ये है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। पहले भी स्कूल हुआ करते थे, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे स्कूलों में, तो प्रैक्टिकल होता, प्राथमिक परीक्षा होती थी, प्रैक्टिकल हुआ करता। तो हम थारूटे कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ खेती बहुत, कौआ खेती कहते, कौआ खेती घास बहुत हुआ करती थी। हम सब बच्चे थे, 6-7 में, क्या बच्चे की उम्र हुई, तो हम कौआ खेती उठाते थे। अपना मैदान जहाँ हम खेलते थे, उस मैदान को साफ करना हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन आज अगर किसी बच्चे से आप घास उड़वा दो, उसे गार्जियन दूसरे दिन पहुँच जाएंगे कि साहब मेरे बच्चे से घास को उड़वाई। वो माहौल अलग था, एक भावना थी लोगों में कि मेरा विद्यालय है, विद्यालय को मैं कैसे सही करूँ। टीचर भी जानते थे कि मेरा विद्यालय है, मेरे शिष्य है, तो मैं कितनी बढ़िया शिक्षा दे सकूँ। लेकिन आज सब व्यवसाय, आज सिर्फ पैसा ध्यान रहता। मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, अपनी पूरी तनख्वाह कितनी मिल रही है उसका भी पूरा नहीं कर पा रहा, तो मुझे ड्यूटी सौंपी गई है और ड्यूटी को पूरा नहीं कर पा रहा। सही मैं कह रहा हूँ, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज व्यवसाय को, शिक्षा व्यवसाय को, स्वास्थ्य व्यवसाय को, डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो हैं हॉस्पिटल में करते हैं, हॉस्पिटल में काम करेंगे, बाहर जाते करेंगे। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ कि नाना मता हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं, कितनी बार मैंने डायरेक्टर जो महानिदेशक है कितनी बार पूछ चुका हूँ, अपने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनसे कितनी बार कह चुका हूँ। अभी आए थे नाना मता, जो डॉक्टर ने भेज दिए, कहाँ हैं, अभी रास्ते में कहाँ पहुँचे नहीं। कितनी बार क्वेश्चन मैंने उठाया, मिलता ही डॉक्टर आने चाहिए भाई, यहाँ गरीब लोग हैं, हमारे बेचारे यहाँ जो गरीब भारू जनजातीय लोग हैं, हमारे राज्य से गरीब लोग हैं, तो बाहर अपना नहीं जा सकते इलाज कराने। तो कम से कम जब हमें प्राथमिक इलाज मिलेगा यहाँ, तो कम से कम बाहर जो छोटा मोटा इलाज है या जो प्राथमिक फर्स्ट एड है वो तो हॉस्पिटल में मिले। इतना हम चाहते हैं। मैंने कई बार कहा, शिक्षा के क्षेत्र में भी अब हमने जितने विद्यालय खोले थे, मैंने अब अपने क्षेत्र में मैंने चाहे डिग्री कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ाने का, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो सहजना हो, चाहे भद्राचल हो, चाहे हो, चाहे आपके हाई स्कूल, आपके चाहे बेलाघाट हो, सिसैया हो, बहुत सारे हाई स्कूल में रहते हैं। आज धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। सर, जो शिक्षा को लेके बात चलती है, कोई भी नीति बनती है, जैसे कांग्रेस की भी सरकार रही उत्तराखंड के अंदर, अगर हम बीजेपी की बात करें तो पिछले 9 साल से केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, सरकार है उनकी,
और अब 2024 में चुनाव भी होने जा रहा है, लेकिन हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है कि जो शिक्षा है वो व्यापार के दायरे में धीरे धीरे जो शिक्षा का स्तर है वो व्यापार के दायरे में चला गया है। मतलब शिक्षा को एक व्यापार बना दिया गया है। एक आम आदमी का ये सोचना है कि मेरा बच्चा बड़े स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। सरकारी स्कूलों में उसकी सोच ये बन गई है कि वहाँ पे पढ़ाई ठीक नहीं है। तो शिक्षा को भी जब हमने व्यापार बना दिया है तो फिर हम देश को विश्व गुरु किस बेस पे बनाने की बात करते हैं? देखिए, मैंने पहले कह दिया है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। जो पंडित नारायण दत्त तिवारी मुझे पॉइंट कर रहे हैं, पंडित नारायण दत्त तिवारी के समय में पहले कितने हाई स्कूल, कितने इंटर कॉलेज, कितने जूनियर हाई स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन आज वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब निजीकरण का मामला है, चाहे वो अडानी अंबानी हो, सारी चीज़ें आज निजीकरण की तरफ जा रही हैं। तो क्या हमारी शिक्षा में व्यवसायीकरण हो रहा है? भाई प्राइवेट आप दे रहे हैं, आपने सरकारी विद्यालय में टीचर नहीं लिए हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है और चीज़ के लिए टीचर नहीं है, तो ऑटोमेटिक गार्जियन क्यों भेजेगा भाई सरकारी स्कूल जहाँ टीचर नहीं है, पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, मजबूरी में वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। सर 2024 में देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद में तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, और इंडिया अलायंस एक बहुत बड़े गठबंधन के साथ मैदान में है। तो क्या लगता है आपको कि 2024 में जो इंडिया अलायंस है उसकी भूमिका देश के अंदर क्या रहेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन बना है देश के हित के लिए, देश की समस्याओं को हल करने के लिए। आज जो माहौल बना है, आज देखिए महंगाई कहाँ पहुँची, चरम पर महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य की हालत बुरे में आप देख रहे हैं, सारा लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। तो इंडिया जो गठबंधन है भर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो महंगाई को देखते हुए आपके बेरोजगारी, हमारे लोग बेरोजगार हैं, महिलाओं का अपील हो रहा है, हमारे नौजवानों का अपील हो रहा है, हमारे SC ST के लोग जो बेचारे गरीब तबके के लोग उनका अपील हो रहा है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। मैं तो इस चीज़ को देखते हुए निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, आने वाला टाइम जो है वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही टक्कर का मामला है इंडिया गठबंधन। और मैं समझता हूँ अगर यही हालत रहा, यही हालत रही, इंडिया गठबंधन आगे निकलेगा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, 1 साल आपके कार्यकाल को होने जा रहा है, पहले भी आप लगातार 10 साल विधायक रहे हैं, 2000 से 2012 तक विधायक रहे हैं। अब जब आपका 1 साल कार्यकाल दानपता विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है, इस 1 साल में आपके द्वारा किए गए कितने कार्य हैं विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मेरे को पिछले बार 3 करोड़ 70 लाख रुपया न्याय निधि के रूप में मिला, और जिसमें कुछ GST वगैरह कट जाता है। आप देखेंगे, घूम लीजिए, जहाँ जहाँ मैंने आप लिस्ट बनाई कि जहाँ जहाँ मैंने योजना दी है सब आपको खड़े मिलेंगे, चाहे वो धर्मशाला के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, आपको सब जगह देख लेगा। अभी आप बगल में चले जाएंगे, किसी मंदिर में मैंने टीचर का देने का काम किया है, बढ़िया टीचर बना था, जो गा रहे कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह मैंने और सारी जगह पर दिया, किसी रोड में दी है, बहुत सारे काम किए, तो लगा पड़ा हूँ क्षेत्रीय विकास के लिए। अभी मैं समझता हूँ कि इस बार जो है मैंने 5 करोड़ रुपया मैंने सारा पैसा मैंने खर्च किया, पैसा हो गया, काम शुरू हो गया, नहीं हुआ थोड़ी देर के बाद हो जाएंगे। तो मैंने ईमानदारी सारा का सारा पैसा मैंने जनता का पैसा जनता